हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स सिंगेज मैथमेटिक्स, जो कि आपको आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस्ड की पूरा 11th और 12th का मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करवाते हुए तैयारी करवाएगी। बहुत थरली, बहुत कॉम्प्रहेंसिवली और बहुत डिटेल्ड मैनर में करवाएगी। ये बुक एक्चुअली ये पैकेज है और ये 5 अलग अलग बुक्स में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हमने शुरुआत की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं सर्कल्स चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस, यानी थ्योरी हम कवर कर चुके हैं। अब हम कंसोलिडेट कर रहे हैं इन सारे कंसेप्ट्स को इन एक्सरसाइजेस में दिए गए क्वेश्चन से। मतलब उस सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज और रिकलेक्ट कर रहे हैं हम, ताकि एक अच्छे तरीके से हर चीज़ को पढ़ा, समझा और सीखा जा सके। इसी के बाद ऑफ कोर्स जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करेंगे इस चैप्टर के, बट ग्रेजुअली वन आफ्टर अनदर, एक एक करके। ये सारी चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहा जा रहा, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा हमारा कंसेप्ट नहीं है। पूरा कोर्स, पूरा पैकेज, पूरा मॉड्यूल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स या ई बुक्स के लिए भी हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके। सिंगेज के पूरे प्लेलिस्ट को ज़रूर सेव करके रखिएगा। इससे आप हमेशा अपडेटेड, इन्फॉर्म्ड, नोटिफाइड रहेंगे कि कितने लेक्चर्स रिलीज़ हो चुके हैं, आप कहाँ हैं, आपने कहाँ तक देख लिया है, ताकि आप हमेशा सिंक में रहें और आपका कोई बैकलॉग क्रिएट ना हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट लिंक, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस, ऐसा लिंक आपको दिखाई देगा, है ना। अब अगर आज के इस क्वेश्चन की बात करें तो ये वापस वही कैटेगरी के क्वेश्चन है, लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर एक कॉम्प्रहेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन हैं जिस पर मल्टीपल क्वेश्चन होंगे और उन सारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, जो कि इस पर्टिकुलर थॉट या प्रोसेस या डेटा पर बेस्ड होंगे। क्या दिया है? 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। सर, अगर 2 सर्कल्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो जितना मैं जानता हूं, मान लो अगर ये एक पहला सर्कल है और एक और सर्कल है सर जो इसे लेट्स से ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो मैं बड़ी बेसिक सी, छोटी छोटी सिंपल सी बातें जो जानता हूँ वो ये कि लेट्स से ये यहाँ पर इसे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है ना, मान लेते हैं। अब ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है सर? इस पर जो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किए कुछ इस तरीके से, है ना, और जो हमने इस पर ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, इसे तो मैं यहीं रखता हूँ, थोड़ा सा इसे ज़रूर रोटेट कर दूँगा ताकि टेंजेंट थोड़ा ठीक से हम बना पाएँ, है ना। आई थिंक ये इसकी टेंजेंट होगी, मान ली जाए क्या? ये बिल्कुल इसकी टेंजेंट हो जाएगी अगर ये सही जगह रख पाऊँ तो मैं। इसी तरीके से एक और टेंजेंट आपको ड्रॉ करनी है सर, जो कि होगी ऑफ कोर्स यहाँ पर, है ना। ये उठकर यहाँ आ जाएगी, जो कि थोड़ी सी ऑफ कोर्स टिल्टेड होगी और उस जद्दोजहद में हम इसका 90 डिग्री इंक्लिनेशन बिगाड़ देंगे। उससे ना मैं आपको समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करूंगा, तो मैं इसका एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा ऑर्थोगोनल बनाता हूँ। जब ऑर्थोगोनैलिटी पर क्वेश्चन आए ना, तो वो फिगर सही ना बने ना, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी उस क्वेश्चन को समझने में। तो इस शेप को मैं थोड़ा और अंदर ही शिफ्ट करता हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि ऑर्थोगोनल होगा या नहीं। ये एक लाइन आएगी और एक लाइन ये, तो बहुत दूर चले जाएंगे, है ना। एक लाइन ये आएगी और एक लाइन ये आएगी, शायद यहाँ ऑर्थोगोनल हो जाए अगर ईश्वर ने हमारा साथ दिया तो। बस कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि चीज़ें सही चलें, है ना। तो एक तो ऑफ कोर्स ये रहा आपका 90 डिग्री मतलब टेंजेंट, और एक टेंजेंट ऑफ कोर्स आपकी ये रहेगी, है ना। और काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है एक 90 डिग्री का एंगल, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ऑफ कोर्स ये दोनों ट्रायंगल्स ऑर्थोगोनल हैं। अच्छा, इनकी कॉमन कॉर्ड भी दिख रही है क्या? हाँ सर, इनकी कॉमन कॉर्ड भी दिख रही है, जो कि ऑफ कोर्स ये हो जाएगी। तो ये रही इनकी क्या भाई? ये रही इनकी कॉमन कॉर्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने बना लिया इनकी कॉमन कॉर्ड। सर अब क्या? अब बात करते हैं कुछ चीज़ों पर। कैसे? ध्यान से देखो। उसने क्या कहा? उसने कहा ये 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली और इनकी जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ है 24/5। तो यहाँ पर ये जो आपको कॉमन कॉर्ड दिख रही है ना, इसकी लेंथ है कितनी? 24/5। तो इसे अगर मैं ए कहूँ और इसे मैं बी कहूँ, तो व्हाट एम आई गिवन? आई एम टोल्ड दैट ए बी is 24/5. Everyone with me so far? Any confusions on that?
Now coming to the next part of this question, the radius of one of the circles is 3. Now what are we told? That the radius of one of the circles is 3. Please try and understand. Please try and understand. When two circles are orthogonal, whenever two circles are orthogonal, you need to understand it by yourself. Please understand this. आप एक बात बताओ, क्या आपको ये वाला एंगल 90 डिग्री दिख रहा है? हाँ सर, ये तय है 90 डिग्री होना. क्यों? क्योंकि ये सर्कल्स ऑर्थोगोनल हैं. तो इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, इफ आई हैपन टू ड्रॉ टेंजेंट्स, देन दे आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर. द एंगल मेड बिटवीन देम इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल ऑन ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. अब एक बात पर आप जोर दीजिए, एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए. अगर मैं इन दोनों सर्कल्स के सेंटर से आपसे मिलवाऊं, इन दोनों सर्कल्स के सेंटर से आपको मिलवाऊं, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या कंक्लूजन पाएंगे, उसे देखते हैं. क्या यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा सर, एक सर्कल की रेडियस मुझे दे दी गई है, जो कि कितनी है? एक सर्कल की रेडियस मुझे बता दी गई है 3. ठीक है, इससे बात करेंगे, पर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. द रेडियस ऑफ द अदर सर्कल, तो मुझे दूसरे सर्कल की भी रेडियस निकालनी है, निकाल लेंगे. अगली बात, द एंगल बिटवीन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, तो सर इन पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी ड्रॉ हो रही है और उनके बीच का एंगल निकालना है. ठीक है सर, वो भी पहुंच जाएंगे. और तीसरी बात, द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज, मतलब सर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से भी तो डील करना है अभी. तो अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से हमें डील करना ही है, तो कैन आई से कि सर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कुछ ऐसी सी दिख रही होगी. आई थिंक ये आपकी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है. आप सभी को दिख रही है क्या? और मैं एक बहुत क्रूशियल, बहुत ज़रूरी सी बात हमेशा से जानता आया हूँ सर, कि ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है ना, ये जो आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है सर, ये आपके दोनों सर्कल के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन से कहीं ना कहीं जाके टच होती है. आई रिपीट माई स्टेटमेंट. जैसे मान लो इस सर्कल का सेंटर लेट्स से यहाँ कहीं होगा और इस सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो इनको मिलाने वाली लाइन से कहीं ना कहीं आगे जाके मिलती है. ये हमेशा से हम सीखते और ऑब्जर्व करते आए हैं. इन सारी बातों में किसी भी बात से आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी है तो पूछो, फिर हम बढ़ेंगे आगे. मेरे ख्याल से यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है. जल्दी से सोच के बताएं स्टूडेंट्स. अब सर एक काम करते हैं, चूंकि ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और मैं मान लेता हूँ इस सर्कल की रेडियस सेंटर यहाँ कहीं होगा, लेट्स से उसको मैं बना लेता हूँ C1, और इस सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं होगा जिसे मैं बना लेता हूँ लेट्स से C2, है ना कहीं बना लेते हैं. अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, बड़ी ही साधारण सुलझी और सिंपल सी बात बताओ. अगर आपको C1 और C2 को लेकर कन्फ्यूजन है तो मैं थोड़ा अलग बना लूँगा, पर आप नोटिस करो कि आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ चाहिए. आप समझ पा रहे हो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का मतलब क्या है? दूसरी बात, मुझे आपसे इस बात को निकलवाने में इंटरेस्ट है, इस बात को जानने में इंटरेस्ट है कि आप इन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स के बीच का एंगल कैसे देंगे, ये भी पूछा जा रहा है. और दूसरे सर्कल की रेडियस, तीनों बात पर बात करेंगे. पर पहले तो मैं इन दोनों सर्कल्स को थोड़ा और प्रिसाइजली प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ. क्या आप ये बात जान, समझ या देख पा रहे हो कि ऑफकोर्स सर इसके सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे टेंजेंट पर तो इसकी रेडियस, और इसके सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इसकी टेंजेंट, कोई दिक्कत तो नहीं? ये तो बड़ी बेसिक सी बात है. और ऑफकोर्स ये दोनों एंगल्स क्या होंगे सर? ये दोनों एंगल आपके 90 डिग्री के होंगे, कोई तकलीफ तो नहीं है. और क्लियर सी बात है सर, अगर मैं इसे अपना सेंटर मानूँ तो ये जो टेंजेंट है ये 90 डिग्री अगर है, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट पर 90 डिग्री है, तो कहना है ऐसे ये भी इसकी रेडियस ही हुई. मतलब ये भी एक रेडियस और ये भी एक रेडियस, और अगर दोनों इंटरसेक्ट करें, मतलब बेसिकली दो डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो सर्कल का सेंटर होना तय है. सिमिलरली ये भी एक रेडियस और ये भी एक रेडियस, और दोनों अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो डायगोनल ही है, और वो हो जाएगा इस सर्कल का सेंटर. आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं या नहीं? मैं फिर से समझाता हूँ, गौर से सुनिएगा. इसे सर्कल का सेंटर कहने का रीज़न ये है, आप समझो, ये एक रेडियस है मतलब ये एक डायमीटर है, ये एक रेडियस है मतलब ये एक डायमीटर है, ये एक रेडियस है और ये एक रेडियस है, मतलब ये दोनों भी डायमीटर है, और डायमीटर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो आपका क्या होता है? सर्कल का सेंटर. अब बात समझो, इस टेंजेंट पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया रेडियस, इस टेंजेंट पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया रेडियस, इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया रेडियस, इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया रेडियस, तो ऑफकोर्स ये रेडियस है ना. अब बात सुनना है स्टूडेंट्स, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर अगर मैं इसे कहूँ R1 तो आप इसे कहोगे R2? ऑफकोर्स सर आप इसे भी R2 कह सकते हैं और आप इस लेंथ को भी R1 कह सकते हैं. मुझे कोई आपत्ति, परेशानी, तकलीफ, दिक्कत नहीं है. और इन सबसे परे ज़रूरी बात कि AB की लेंथ मुझे पता है 24/5, और मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा. ये एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा, और सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए कह लूँ M, तो AM
AMB के इक्वल होगा, ये भी हम भली भांति जानते हैं। बाइसेक्ट होती है कॉर्ड सर्कल के सेंटर से ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर से। बहुत दिक्कत तो नहीं है इन सारी बातों से स्टूडेंट्स, आई थिंक अब चीज़ें क्लियर हैं। अब अगर मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स के बारे में बात करना शुरू करूं तो एक बात और आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि सर अगर आपने यहाँ से भी एक टेंजेंट ड्रॉ की, अगर आपने यहाँ से भी एक टेंजेंट अगर ड्रॉ की होती तो पहली बात तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ होता और वो इन दोनों को भी क्या कर रही होती, टच। तो मेरे ख्याल से चीज़ें सिमेट्रिकली कुछ ऐसी जा रही होती, बट मैंने इसका इंक्लिनेशन बहुत अजीब बनाया है और मैं इसे ठीक से नहीं बना पाया हूँ, है ना। तो इसे अगर मैंने रोटेट किया तो इससे तो मैं हटा देता हूँ और मैं एक दूसरी ही टेंजेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, जो कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ से लेता हूँ इसे टच करती हुई, जो कि इसे यहाँ टच करती हुई यहाँ से पास तो करेगी, लेकिन इसे थोड़ा नीचे ले लें तो कोई बुराई है क्या, है ना। पर वो ठीक से बन नहीं रही, तो मैं एक डॉटेड लाइन ले लेता हूँ ताकि हम बहुत प्रिसाइजली बना नहीं पाएंगे। एक आपकी जो टेंजेंट है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, वो कुछ इस तरीके से आपकी टच करती हुई यहाँ से जा रही होगी, है ना। मैंने बस एक टेंजेंट बना दी। आई होप ये बात बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही है आपको। आपको इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल चाहिए। देखो क्वेश्चन पढ़ो, आपको इन दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स के बीच का एंगल चाहिए। क्या मेरी आप ये बात समझ पा रहे हो कि अगर ये एंगल आपको चाहिए, जो कि आप थोड़ी देर के लिए अगर मानते हो थीटा, तो ऑफकोर्स मैं इस एंगल को क्या कहूँगा, θ/2। कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बिल्कुल सर, स्वाभाविक है ये एंगल θ/2 होगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये क्लियरली एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करेगी। मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी जानकारी है। अब एक बात का जवाब दो, मैं थोड़ी देर के लिए जो AM लेंथ है, मतलब मैं ट्रायंगल C1AM की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रायंगल C1AM की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बाय द वे मैं एक और बात मान ले रहा हूँ कि जो R1 है, R1 कितना है आपका, जो R1 है वो आपको दिया हुआ है, और R1 की वैल्यू कितनी आप मान ले रहे हो सर? R1 की वैल्यू है ये जो रेडियस 3 दी गई है ना, तो इसको मैं मान लेता हूँ 3। अब एक बात बताओ, अगर मैं ट्रायंगल AC1M में बात करूँ आपसे, मैं किस ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, मैं ट्रायंगल AC1M में अगर बात करूँ आपसे, है ना, अगर आपको कोई परेशानी हो तो क्या मैं इसे कोई एंगल कह सकता हूँ? इस एंगल को मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, बस ऐसे एक एंगल पे बात कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से, है ना। इसे मैं एक एंगल कह ही लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और इसे मैं कह लेता हूँ एक एंगल फाई। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं साइन फाई निकालूँ, अगर मैं साइन फाई निकालूँ, है ना, तो साइन फाई क्या आएगा आप खुद सोच के बताओ सर। जब आप निकालेंगे साइन फाई तो सोच के देखो, साइन फाई मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AM/R1, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये होगा AM/R1। कोई तकलीफ? सिमिलरली आप खुद सोच के देखो सर, ये है फाई, तो ये है 90 डिग्री। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो ये हो जाएगा 90 - फाई। सुन रहे हो क्या आप? अब अगर ये है 90 - फाई, तो ये क्या हो जाएगा वापस फाई, मतलब 90 - 90 - फाई। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो टेक्निकली आपको वापस यहाँ पे क्या मिलेगा, ये एंगल फाई। मैं फिर से समझाता हूँ, सुनिएगा ध्यान से मैं जो कहना चाह रहा हूँ। देखो ये है फाई, ये है 90, तो ये एंगल कितना होगा 90 - फाई, ये पूरा 90 है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 90 - 90 - फाई, यानी 90 - 90 + फाई, तो 90 में से 90 कैंसिल, तो ये हो जाएगा फाई। तो ये एंगल भी कितना होगा, फाई। कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर ये एंगल फाई है, तो क्या मैं इस ट्रायंगल में AC2M में, कौन से ट्रायंगल में, AC2M में कॉस फाई निकाल सकता हूँ? जब मैं कॉस फाई निकालूंगा किसमें, AC2M में, तो ध्यान से देखो, कॉस फाई यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हुआ सर, बेस हुआ AM और हाइपोटेन्यूज हुआ R2, तो ये हो जाएगा AM अपॉन कितना, R2। आई होप मैं आपको सारी बातें अच्छे से समझा पा रहा हूँ, बिना किसी बात की तकलीफ या परेशानी दिए हुए। अब एक छोटा सा काम करते हैं, छोटा सा काम ये, अगर मैं इसका और इसका स्क्वायर करके ऐड करूँ, तो आप LHS पे देखो, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1, तो ये क्या मिलेगा 1, ठीक है सर। और राइट हैंड साइड पर क्या मिलेगा, AM²/R1², AM²/R1², मतलब आपको क्या मिलेगा, LHS पर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, बट राइट हैंड साइड पर AM²/R1² प्लस AM²/R2²। क्या मुझे AM का स्क्वायर पता है सर? AM का स्क्वायर तो नहीं पता है, लेकिन AM जो है वो AB का हाफ है। AM जो है टेक्निकली वो AB का हाफ है। आई होप आप समझ पा रहे हो, AM जो है दैट इज़ नथिंग बट हाफ ऑफ AB। तो यहाँ से कुछ हेल्प मिल सकती है क्या यहाँ तक पहुँचने में? देखो ध्यान से,
मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ए एम जो है वो ए बी का हाफ है, ए बी का हाफ मतलब 24/5 का हाफ यानी 12/5। तो ए बी अगर 24/5 है तो ए एम हो जाएगा 12/5। ए एम कितना हो जाएगा भाई 12/5। तो मैं ए एम का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ए एम का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर कॉमन, और अंदर दिखेगा 1/r1 स्क्वायर प्लस 1/r2 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर। अब इस बात पे गौर फरमाइए स्टूडेंट्स, बहुत क्रूशियल सी बात है, आप दूसरे सर्कल की रेडियस निकालने के काफ़ी करीब है। ए एम का स्क्वायर, ए एम इज नथिंग बट ए बी का हाफ, ए बी इज द कॉमन कॉर्ड और कॉमन कॉर्ड है 24/5, इसका हाफ है 12/5। तो ये हो जाएगा 12/5, 12/5 को इधर लाए तो ये हो जाएगा 5/12 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर इज इक्वल टू r2 स्क्वायर पता करना है, r1 स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 9 डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर पता करना है तो 9 इंटू r2 स्क्वायर। कोई तकलीफ, कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं है स्टूडेंट्स? सर इससे सॉल्व करिए, चीज़ें शायद आसान हो जाएंगी, और इससे ही सॉल्व करना होगा शायद r2 स्क्वायर निकालने के लिए। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ? चलो भाई, अब सर 5 स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर को भी मैं लिख सकता हूँ कितना 25/144, है ना? कुछ और सिंप्लीफिकेशन का स्कोप या गुंजाइश आपको दिख रहा है क्या? सर एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि 9 को यहाँ ले आए तो हो जाएगा 25 इंटू 9। अब क्या गुंजाइश या स्कोप दिख रहा है? सर एक स्कोप अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अब तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगा। 25 का 9 टाइम्स कितना होता है? सर 25 का 10 टाइम्स होता है 250, तो 9 टाइम्स होगा 225, आप समझ पा रहे हो? तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 225, दिस इज गोइंग टू बी 225। अब ये यहाँ आ रहा है, ये वहाँ जा रहा है, कर सकते हैं क्या ऐसा? कर लेते हैं सर, देखते हैं चीज़ें कैसे वर्कआउट होती हैं। तो अगर समझा जाए तो ये हो जाएगा 225 टाइम्स r2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 225 टाइम्स r2 स्क्वायर, है ना? ये हो जाएगा 144 टाइम्स r2 स्क्वायर, 144 टाइम्स r2 स्क्वायर, और ऑफ कोर्स क्या बचेगा 144 टाइम्स इंटू 9, है ना? तो प्लस 144 टाइम्स इंटू 9। अब एक छोटा सा काम ये करते हैं, 225 में से 144 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 225 में से 144 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या बचता है। जब ये करने हम गए तो हमें क्या मिला, इस पर बात करते हैं। देखो 225 में से 144 सब्ट्रैक्ट अगर मैंने किया तो थोड़ा सा ट्रिकी, पर इसको ऐसे सोचना 144 में कितना ऐड करें कि 200 आ जाए। देखो 144 में 6 ऐड किया, 44 में 6 ऐड किया तो कितना, आई थिंक 50, और 50 ऐड किया तो 56, तो कितना आ जाएगा 200। 56 में अगर 25 ऐड कर लें, मैं क्या करना चाह रहा हूँ 56 में 25, 56 में 5 ऐड किया, तो 56 में 5 ऐड किया तो कितना 61, 61 में 20 ऐड किया तो क्या 81, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 81 r2 स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 81 कितना r2 स्क्वायर। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो पूछो भाई, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, बस इसे एक बार क्रॉस चेक कर लो, चीज़ें आई थिंक सही हैं, आसान है। अब इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा है 144 इंटू 9, ये लिखा हुआ है 144 इंटू 9। अब क्या करें सर? अब सर एक छोटा सा काम आप और कर लीजिए, 81 को वहाँ लेके गए, तो 81 को वहाँ लेके गए तो डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 9/81, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 9/81 जो कि होगा कितना 9, एंड 144/9 इसका अंडर रूट होगा 12/3, ये हो जाएगा 12/3। दिख रहा है क्या? मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं भी चीज़ें सीधे से सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 12/3, और 12/3 यानी 4, तो R2 की रेडियस आती है, यानी सेकंड सर्कल की जो रेडियस आती है दैट टर्न्स आउट टू बी 4। आई अंडरस्टैंड शायद मैंने कहीं ना कहीं इसको ट्रिकी बना दिया है, मुश्किल बना दिया है कैलकुलेशन के टर्म्स में, बट अब जो आया वो आया। तो रेडियस जो सेकंड सर्कल की आई है वो कितनी है भाई 4, यानी आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? आप मार्क करेंगे ऑप्शन बी। क्या यहाँ तक तो किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं रही? यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हैं तो आगे बढ़ें। आई थिंक सर ये तो चीज़ें आसान थी, इसमें तो कोई ज़्यादा ऐसी बहुत बड़ी विशेष तकलीफ नहीं हुई होगी, मेरा ऐसा मानना है किसी भी स्टूडेंट को। अब क्या करना है सर, अब क्या सोचना है, उस बारे में बात करते हैं। अब थोड़ा सा वापस आते हैं इस बात पर और इस फिगर पर, जहाँ हम हेल्प लेंगे इस स्टेटमेंट से कि सर देखो, अगर मैं C1 C2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इफ़ आई ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू C1 C2, तो ये लाइन ऐसी कुछ जा रही होगी। नाउ आई हैव ड्रॉन अ लाइन पैरेलल टू C1 C2, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है।
अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये कॉमन लाइन है, तो अगर ये एंगल θ/2 था, तो शैल आई से कि सर ये एंगल भी θ/2 होगा. दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी θ/2. आई होप आप बात समझ पा रहे हो. अब अगर यहाँ मैं sin θ/2 आपसे पूछूं तो ये क्या होगा सर, sin θ/2 होगा दिस अपॉन दिस. आप समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स. और दिस अपॉन दिस की जद्दोजहद में आप देखोगे ध्यान से, ये जो लेंथ है ये क्या है सर, R2 माइनस R1. आप इस लेंथ पर बात करो, ये जो लेंथ है ये लेंथ कितनी है सर, पूरी R2 माइनस R1, क्योंकि ये आपका क्लियरली क्या बन रहा है, ये आपका क्लियरली पैरेललोग्राम बन रहा है जिस बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया. तो ये लेंथ हो जा रही है आपकी R2 माइनस R1. मैं किस पर बात कर रहा हूँ, sin θ/2 पर. हम बात कर रहे हैं sin θ/2 जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर हुआ R2 माइनस R1, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज आपका ये जो कि है C1 C2, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो जो ये लेंथ होगी वही ये लेंथ होगी, तो ये हो जाएगा C1 C2 के बीच की डिस्टेंस. ये हो जा रही है C1 C2 के बीच की डिस्टेंस. सर मेरा जीवन बहुत आसान है क्योंकि मुझे R2 पता है, मुझे R1 पता है, लेकिन मैं C1 C2 कैसे निकालूं? क्या आप मेरी C1 C2 को निकालने में मदद कर सकते हैं? मेरा कहना है आप C1 C2 निकाल चुके हो, बस आपको दिख नहीं रहा है. ऐसा कैसे सर, कुछ भी बोलते रहते हो आप. अच्छा बताओ R1 कितना है सर, R1 आया था 3. अच्छा बताओ R2 कितना है सर, R2 आया था 4. आप देखो ना C1A C2 एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? हाँ सर है. दिख रहा है क्या? 3 4 5. तो C1 C2 कितना आ रहा है सर, C1 C2 जब हमने निकाला पाइथागोरस थ्योरम से तो ये आया 5. अगर C1 C2 आया है 5, सुनिएगा ध्यान से, C1 C2 अगर आया है 5 तो एक्चुअली आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो. कैसे सर, ध्यान से देखो, sin θ/2 R2 माइनस R1 4 माइनस 3 और ये कितना 5, तो ये कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 1/5. सर ये तो sin θ/2 आया. हाँ ठीक है, अच्छी बात है. cos θ/2 मुझे सिखा सकते हो क्या आप? सर cos θ/2 क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, तो हो जाएगा √1 माइनस 1/5 का स्क्वायर यानी कितना 1/25, जिसे आप लिखोगे 24/25 अंडर रूट में, है ना. तो कितना हो जाएगा √24/25. अभी मैं इसे ऐसा ही लिख ले रहा हूँ, बाद में सिंप्लीफाई कर लूँगा, मत घबराओ, है ना. sin θ/2 और cos θ/2 में तो दिक्कत नहीं है. सर cos θ/2 ऐसा कैसे निकाला आपने, मैं आपको याद दिलाता हूँ. मैं बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ कि sin स्क्वायर θ/2 प्लस cos स्क्वायर θ/2 क्या होता है, 1 होता है. बस मैंने यही किया है. sin θ/2 पता था जो कि कितना था 1/5. 1/5 का स्क्वायर 1/25, 1/25 उधर गया तो 1 माइनस 1/25, सो 25 माइनस 1/25 यानी 24/25 और उसका अंडर रूट, तो ये क्या हो गया cos θ/2. क्यों निकाल रहे हो सर, एक बात बताओ, sin 2θ कितना होता है सर, वो होता है 2 sin θ cos θ. तो sin θ कितना होगा सर, sin θ होगा 2 sin θ/2 cos θ/2. तो sin θ हम निकालना चाह रहे हैं. ठीक है सर, निकालिए. sin θ जब आप निकालना चाहेंगे जनाब, तो sin θ क्या होगा सर, sin θ होगा 2 टाइम्स sin θ/2 विच इज़ 1/5 इंटू cos θ/2 विच इज़ दिस. अब सुनना ध्यान से, 24 को क्या मैं 4 इंटू 6 लिख सकता हूँ, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं. 4 का अंडर रूट 2, 25 का अंडर रूट 5, तो 2/5 बाहर आएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट 6. तो 2/5 बाहर आएगा और अंदर बचेगा अंडर रूट 6, तो कितना आ जाएगा, यह जाएगा 4/5. तो थीटा कितना होगा सर, थीटा होगा साइन इनवर्स, ध्यान से देखना, थीटा होगा साइन इनवर्स 4 टाइम्स अंडर रूट 6/5. ये आपका टेक्निकली उन दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स के बीच का एंगल है, याद करो. ये थीटा ही तो है उन दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स के बीच का एंगल, याद आ रहा है क्या. तो ये कितना आ जा रहा है सर, ये आ जा रहा है 4 टाइम्स √6/5. क्या ये 4 टाइम्स √6/5 आ रहा है, देख लेते हैं सर. ये बिल्कुल सही बात है, पर कुछ गड़बड़ है, शायद मैंने गड़बड़ की. हाँ मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ की, जो मुझे अभी जस्ट रियलाइज़ हुआ. सर बेवकूफ़ी तो आप करते हो, 5 इंटू 5 25 होगा ना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, है ना. मुझे वो अंडर रूट में लगा, पता नहीं क्यों. तो हो जाएगा 4 टाइम्स √6/25 और ये रहा आपका सीधा सीधा ऑप्शन बी. यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो पूछो, आई विल री क्लैरिफाई दिस होल स्टेटमेंट. मैं बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा. अगर अभी तक कोई भी परेशानी है तो भाई मेरा मानना है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है.
अब सर जब वो पूछ रहा है आपसे इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, तो वो कैसे निकालोगे? मैं तो सर फार्मूला भूल गया हूँ, मैंने तो फार्मूला नहीं रटा, मुझे तो फार्मूले याद नहीं रहते। तो फार्मूला नहीं रटा तो कोई बात नहीं, मुझसे क्या पूछ रहा है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ है ना। मैं इस पॉइंट को कहता हूँ लेट्स से P और इस पॉइंट को लेट्स से मैं कहता हूँ Q। आपसे ये PQ की लेंथ पूछी जा रही है। चलो इस पॉइंट को हम कह लेते हैं L, बस ऐसे ही कह लेते हैं। तो ट्रायंगल PQL में आपसे PQ पूछा जा रहा है, ट्रायंगल PQL में आपसे PQ पूछा जा रहा है ना। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ट्रायंगल PQL में आपसे पूछा जा रहा है PQ। PQ तक मैं पहुंच जाऊंगा सर, लेकिन क्या मैं कहूं PQ स्क्वायर प्लस PL स्क्वायर, सॉरी PQ स्क्वायर प्लस QL स्क्वायर? क्या भाई मैं कहना चाह रहा हूं PQ स्क्वायर प्लस QL स्क्वायर एक्चुअली आपके PL स्क्वायर के इक्वल होगा। आप देखो ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। सर ये सब क्यों कर रहे हो? एक सेकंड थोड़ा पेशेंस रखिए। अब आप एक बात का जवाब दो, अब आप एक सीधी सीधी बात का जवाब दो। PQ स्क्वायर मुझे पता है क्या? सर PQ स्क्वायर ही तो पता करना है। मुझे QL स्क्वायर पता है क्या? सर पता है। QL स्क्वायर R2 माइनस R1, R2 है 4, R1 है 3, 4 माइनस 1 ये कितना है 3, तो QL कितना, सॉरी 4 माइनस 3 ये कितना है 1, तो ये कितना आ गया QL सर आता है 1। अब QL अगर आता है 1 तो ये हो गया 1, 1 को मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो PQ का स्क्वायर जो होगा वो PL स्क्वायर में निकाल रहा हूँ। अब PL स्क्वायर क्या होगा सर? सर PL का स्क्वायर आप खुद देखो क्या C1 C2 की डिस्टेंस के इक्वल है कि नहीं? बस ये दोनों बातें अप्लाई कर लो, ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। देखो बड़ी सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ, PL मतलब क्या सर? C1 C2 पैरेललोग्राम है ना, तो C1 C2 कितना आया था 5, ये कितना आया था 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस QL कितना आ रहा है 1, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना जा रहा है 24, तो PQ का जो स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है 24 का स्क्वायर, सही लिख रहा हूँ क्या? नहीं 24, तो PQ कितना आएगा? वो आ जाएगा √24, 24 मतलब 6 × 4, तो ये आ जाएगा 2√6। आई होप आप बात समझ पाए। तो दिस इज गोइंग टू बी 2√6 और इस तरीके से आप इसका भी आंसर मार्क करेंगे। तो 2√6 जो है आपकी डिस्टेंस आनी चाहिए, जो कि क्लियरली आपका ऑप्शन होगा सी। क्या किसी भी स्टेप में, किसी भी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में आपको कहीं कोई परेशानी? एक अच्छा मज़ेदार और डिटेल्ड ये क्वेश्चन था, जहाँ पर उसने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ले आया, ऑर्थोगोनैलिटी ले आया, सब कुछ मिक्स करके एक अच्छा क्वेश्चन बना के आपसे पूछा। इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे, हर एक डिटेल में हर एक कंसेप्ट को रिकॉल और रिवाइज करेंगे, जो सारी बातें अभी तक हम पढ़ते आए हैं। कभी भी रटना या मगअप करने की तो हम बात नहीं कर रहे, बस समझते चलिए, सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से करते चले जाओगे अगर आपने कंसेप्ट सीखे और समझे हैं तो। मेरा यकीन है आप खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपसे भी चीज़ें हो रही होंगी, कहीं कहीं अटकते होंगे तो हेल्प लेकर बेशक क्वेश्चंस हो रहे होंगे। कोई चार्जेस नहीं है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, कोई हिडन कॉस्ट नहीं मांगते हम, कोई ट्रायल वर्जन पेड वर्जन का कंसेप्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को हम नहीं कहते आपसे। किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के साथ हम इस तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर सेव करके रख लीजिए, क्योंकि सिंगेज का जो पैकेज है ये 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, 5 किताबों में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। इसके थ्रू आपका पूरा 11th 12th का सिलेबस वो कवर करते हैं। आपको IIT JEE मेंस और एडवांस्ड की कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव डिटेल्ड और एकदम थरो तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। हर चैप्टर, उसका हर कंसेप्ट, डिटेल्ड इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेस और JEE एडवांस्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, सब कुछ हम कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छे से हम पढ़ रहे हैं, बस आपको अच्छे से क्लासेस अटेंड करनी है, नोट्स बनाने हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी कि हम चाहेंगे कि अपने और लोगों तक पहुंचाएं और स्टूडेंट्स से शेयर करें, ताकि वो भी इसे अवेल करके बेनिफिट ले पाएँ। आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं, चीज़ें बहुत सॉर्टेड हैं। डेली 2 लेक्चर्स रिलीज़ हो रहे हैं ताकि आपका टाइमली कोर्स कंप्लीट हो जाए और आपकी हर एक चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। तो अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। इसी तरीके से और क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अच्छे से। गेट नोट्स पर क्लिक करके ई-बुक्स और PDFs डाउनलोड कर लेना अगर लगे तो। आई थिंक कोई परेशानी हो तो कमेंट में लिख देना, वी आर ऑलवेज हियर, and share it with as many people as you all can, because this is the best way for people to get to know about us.
Let's meet in the next class, students. Shall we call it a day here? Take a good care of yourself. Thank you so much.